हेलो एवरीबॉडी, चलिए हम इस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल को देखते हैं। इस चैप्टर के सभी जो टर्म हैं उसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला है कि मेटल किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल किसे कहते हैं, मेटल हमको देख रहा है ना, ये हार्ड होती है, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। मेटल अगर आपसे पूछे कि कोई कि मेटल किसे कहते हैं, तो मेटल की आप डेफिनेशन देंगे कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे उसे हम मेटल कहते हैं। मेटल किसे कहते हैं? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा एलिमेंट जो जिसके पास ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसे हम मेटल कह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एक एलिमेंट का, जैसे सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1 हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। ये लास्ट वाले जो लास्ट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसको क्या कर देगा? लूज कर देगा। तो ये सोडियम के पास जब दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को ये निकाल देगा। क्यों निकालेगा? कि ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा, एक को ये दे देगा किसी को। तो जो दे सकता है उसे ही हम मेटल कह सकते हैं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, आगे इसका है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? मेटल जो बाहर से दिखता है, कैसा दिखता है, उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कहते हैं। तो जो मेटल है ये मेनली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। देखो, आप कोई भी बर्तन देख लो, अल्मुनियम हो गया, कापर हो गया, या फिर गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन देखो, साइंस में जब भी आप पढ़ोगे तो एक्सेप्शन होता रहता है, अपवाद होता रहता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद। देखो, अपवाद को मैं आपको समझाऊं तो देखो, दुनिया में अगर बच्चे जन्म लेते हैं तो 2 ही लेते हैं। या तो एक जब एक महिला बच्चे को जन्म देगी तो या तो एक बॉय होता है, नहीं तो एक गर्ल होती है। 2 ही केस होता है, या तो बॉय होगा नहीं तो गर्ल होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी अपवाद है। इसमें कैसे अपवाद है? इसमें ये अपवाद है कि कुछ एरर के कारण, कुछ जीन में चेंजेस के कारण किन्नर पैदा हो जाते हैं। वो तो ना तो पूरा बॉय होते हैं और ना ही पूरा गर्ल होते हैं। तो यहाँ भी अपवाद हो गया ना, लड़के और लड़की में भी अपवाद हो गया, ये किन्नर हो जाते हैं। तो इन्हें आप ट्रेन में अक्सर देखे होंगे। तो ये जैसे हमारे रियल लाइफ में अपवाद होते हैं, वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी साइंस में तो हर एक स्टेटमेंट में नियर अबाउट अपवाद होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में दे रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो मेटल में एक ऐसी भी एक्सेप्शन है, जैसे हर एक चीज़ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है मेटल, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका नाम आपको पता होगा, इसका नाम होता है मरकरी। एग्जाम्पल में क्या है? मरकरी जो है मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी का साइन Hg होता है। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है लस्टरस। लस्टरस किसे कहते हैं? मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये शाइन करती है, चमकती है। चमकने की प्रॉपर्टी को लस्ट्रस कहते हैं। देखो, ये मेटल लगा हुआ है यहाँ पर ना, यहाँ पे मेटल है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें कितनी शाइनिंग है। ऐसा शाइनिंग नॉन मेटल में नहीं होता है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये लस्ट्रस होता है, ये शाइनिंग करता है, शाइन करता है। फिर देखो नेक्स्ट, मेटल जो है जनरली हार्ड होते हैं। आप देखोगे जैसे ये मेटल है, यहाँ पे लोहा लगा हुआ है, तो इस लोहे को तुम दबा नहीं सकते हो। इसको आप पीटोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। लेकिन ये नीचे देखो, ये नॉन मेटल है, ये लकड़ी जो है नॉन मेटल है, इसको पीटोगे तो ये टूट जाएगा। तो क्यों? क्योंकि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो ये भी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट देखो, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन कैसे हो जाएगा? मेटल हम जानते हैं कि हार्ड होता है, लेकिन एक मेटल पाया जाता है सोडियम। क्या पाया जाता है? सोडियम है। ये देखो फिगर में सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से काट सकते हो। तो इसमें एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका एक्सेप्शन हो जाएगा कि सोडियम है जो इसे आप चाकू से काट सकते हैं। सोडियम हो गया, फिर सोडियम को सिंपल से कर दो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये एग्जाम्पल हैं एक्सेप्शन किसके? कि मेटल जो है हार्ड होते हैं, इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें
मेटल की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी की मेलेबल होता है। मेलेबल मतलब क्या, किसी भी मेटल को जब पीट के आप थिन शीट बना दो, पतली चद्दर बना दो, तो उसे हम मेलेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस अगर हथौड़े से मैं इसको पीट के और ये देखो शीट बनाया हूँ ना, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबल। तो मेटल मेलेबल की प्रॉपर्टी शो करता है। फिर देखिए, देखो इसमें एग्जाम्पल क्या दे दोगे, मेलेबल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में आप दे सकते हो गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जो है आप इसको पीट के कर सकते हो। ऐसे मेटल तो सब होंगे, लेकिन इसमें ये बेस्ट इसका एग्जाम्पल है। फिर देखो डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या, जब पीट के आप वायर बनाते हो, मेटल को जब पीट के आप वायर बनाओगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे डक्टाइल कहते हैं। जैसे इसमें भी एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड और सिल्वर हो जाएगा। 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी आप वायर बना सकते हो। तो इसकी इतनी हाई डक्टिलिटी पावर होती है, किसकी, गोल्ड का। तो ये डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी मतलब पीट के आप इसको वायर में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप इसकी बेस्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर है। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है आपका कि जो मेटल है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखो कभी भी मेटल में अच्छे से हीट फ्लो होता है। कभी भी तुम तावे पे रोटी खाए होगे तो जो ये नीचे का जो पोर्शन है, तावा है, ये मेटल का ही होता है। आयरन हो गया या कापर का भी हो सकता है, तो ये मेटल का होता है। कभी भी प्लास्टिक के तावे पे आप रोटी नहीं खा सकते हैं, कभी बना सकते हैं, कभी भी आप लकड़ी के तावे पे बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो गुड कंडक्टर ऑफ मेटल क्या होता है, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। फिर देखो इसमें आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के साथ साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। आपके घरों में जो वायर लगी रहती है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसमें जो अंदर का आप देखोगे तो उसमें क्या रहता है, मेटल रहता है। उसमें आपकी कॉपर की वायरिंग होती है मैक्सिमम। तो आप इसमें एग्जाम्पल किससे दे दोगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप इसमें एग्जाम्पल दे दो, बेस्ट इसका है सिल्वर और कॉपर जो है इसका गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। और देखो मेटल की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। देखो इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, मरकरी को डिनोट करते हैं Hg से, और लेड है, लेड को डिनोट करते हो Pb से। मरकरी और लेड में हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। ये दोनों मेटल है, मरकरी और लेड, जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। तो ये इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल की जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है। जैसे पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बॉयल होना चालू होता है। लेकिन मेटल जो है, अगर लोहा को अगर पिघलाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको बॉयल होने के लिए। जैसे लोहे को अगर हीट करोगे तो पहले ये रेड कलर का होगा, रेड कलर के बाद भी हीट पे हीट करते जाओगे तब ये लिक्विड स्टेट में जाता है। इसका मतलब मेटल की क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। नेक्स्ट देखो इसमें देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसमें एग्जांपल क्या दे दोगे, आयरन है। आयरन की बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है इसमें आपका कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है सोनरस की। सोनरस मतलब मेटल को अगर पीटोगे, थोड़ा सा ऐसे टच करोगे, इस मेटल को इससे टच करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है, अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में आप जैसे आप इस पे बीट करोगे तो ये भी अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब आप देखेंगे इसमें नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम लोग मेटल देखे थे वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे नॉन मेटल के बारे में कि नॉन मेटल क्या होता है। देखो पीछे मैं बताया था कि मेटल क्या होता है, मेटल जो है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन मेटल जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे क्लोरीन देखो,
क्लोरीन के पास कितने होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 होता है, तो 287 ऐसा इसका एटॉमिक नंबर हो गया। जब देखो ये 7 है, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ताकि स्टेबल हो जाए, लास्ट में कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब साथ में क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन जो है ये 288 ये इसकी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रीडी है, इसने किसी से उधार लिया है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डेफिनेशन क्या था, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसे हम नॉन मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल से मैं भी आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है नॉन मेटल हो गया। जैसे हम लोग मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े हैं वैसे ही नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो नॉन मेटल भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। आप पानी को लिख सकते हो, पानी में जैसे वाटर जो है, वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है। वाटर नॉन मेटल है, वाटर क्या है, वाटर नॉन मेटल है। और ये सॉलिड में आप आइस के रूप में देख सकते हो, लिक्विड में आपको इसको पानी के रूप में देख सकते हो, और स्टीम आप इसको भाप के रूप में देख सकते हो, गैस के रूप में। तो ये देख सकते हो। एग्जाम्पल अगर आप देखो, दुनिया में जितनी भी गैसेस होती हैं वो किस में आती हैं, नॉन मेटल में आती हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये इसमें आ जाएंगे। देखो एक्सेप्शन भी होगा, कोई ऐसे होंगे जो कि दूसरे स्टेट में पाए जाते हैं। देखो एक एक्सेप्शन में एक होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि ये मेटल है। ब्रोमीन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी में क्या दी है कि लिक्विड स्टेट में कौन सी चीज़ पाई जाती है, नॉन मेटल। मेटल तो हमेशा किस में पाए जाते हैं, अगर मेटल बस पूछा गया तो मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और लिक्विड और गैस स्टेट में कौन पाया जाता है, नॉन मेटल। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये नॉन लस्ट्रस नॉन मेटल जो है ये चमकते नहीं है। रियल एग्जांपल देख लो, जो एयर है, एयर में बहुत सारे गैसेस पाई जाती हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। ये जो है चमकते नहीं हैं, तो ऐसे आप इसका दे सकते हो। तो एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो, नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल जो है नॉन लस्ट्रस होता है, जैसे हो गया ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। नेक्स्ट देखो, लेकिन इसमें भी एक एग्जाम्पल होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि चमकता है, लस्ट्रस करता है, शाइन करता है, उसे हम आयोडीन बोलते हैं। पूछ सकता है कि वो कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है उसकी, जो कि शाइन करता है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी वो एग्जाम्पल आयोडीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, सॉफ्ट वाली देखो प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल जो है सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होता है ये सॉफ्ट होता है। आप इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल में दे दोगे, जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जब हवा में आप तुम हाथ पास करते हो तो क्या होता है, इजीली मूव कर जाता है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर देखो, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि एक नॉन मेटल पाया जाता है जिसका नाम है डायमंड, जो हीरा होता है। आप देखोगे कि ये नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये एक्सेप्शन किस में हो गया, नॉन मेटल में हो गया। नेक्स्ट देखो, जो नॉन मेटल है ये नॉन मेलेबल होता है। नॉन मेलेबल मतलब क्या, इसको पीट के आप थीन सीट नहीं बना सकते हो, पतली चद्दर नहीं बना सकते हो। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नहीं बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि जैसे अब ऑक्सीजन गैस को पीटोगे तो ऐसा थोड़ा ना कि वो थीन सीट में बन जाएगा, यही है। फिर देखो आपका ये, आप इसको पीट के वायर में भी नहीं बना सकते हो। मेटल को कर सकते हो लेकिन नॉन मेटल को नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल में आप जैसे नॉन मेलेबल का ले सकते हो, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कोई भी गैस जो है उसको पीटा नहीं जा सकता है। नॉन मेटल को भी पीट के नहीं बनाया जा सकता है।
नॉन मेटल जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब नॉन मेटल में ना तो हीट फ्लो होती है अच्छी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। कभी भी प्लास्टिक में, प्लास्टिक नॉन मेटल होता है या फिर कोई गैस हो गया, ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आप इसमें एग्जाम्पल में क्या कर सकते हो, ये प्लास्टिक भी ले सकते हो, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन देखो एक्सेप्शन भी आपको साथ साथ देखते चलना है। अपवाद में आप क्या देखोगे, एक ऐसा नॉन मेटल है जो उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। कैसे देखोगे, देखो एक ऐसा नॉन मेटल जो ग्रेफाइट, इसका नाम है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट है। आप जब पेंसिल से लिखते होंगे तो जो उसकी टिप होती है, जो इसकी नोक होता है, आप जो ये अंदर जो होता है ना ग्रेफाइट से बना होता है, ये जो है क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल होता है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस चीज़ का एक्सेप्शन हो जाएगा। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नॉन मेटल का ये अपवाद है। नेक्स्ट देखो, इसमें ये जो है, इसमें नॉन मेटल में जो है हैव मेनली लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है लेकिन नॉन मेटल की क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, इसकी क्या होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन होता है। जैसे अगर आप डायमंड को देखोगे जो कि हार्ड होता है, नॉन मेटल ऐसा है जो कि हार्ड होता है। डायमंड जो है, डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो आप देख लोगे ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल जो है नॉन सोनोरस होता है। नॉन सोनोरस मतलब आप इसको पीटोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप किसी भी गैस को पीटो, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये क्या करता है, गुड साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, नहीं तो गुड साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगा मेटल की तरह। नेक्स्ट देखो अभी तक हम लोग पढ़े हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मतलब क्या, फिजिकल मतलब क्या कि जो ऊपर से दिखे। अब पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो मेटल होते हैं उसके अंदर से देखेंगे कि एलिमेंट के अंदर क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे क्या करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखो इसमें मैं अगर स्टार्ट करूं तो इसका स्टार्टिंग होगा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। देखो यहाँ पे ये एरो होगा, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। जो टॉपिक है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, कॉपर मेटल हो गया, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ऐसे ही अल्मुनियम को जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, अल्मुनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्मुनियम ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका चला जाएगा, 2 होते हैं और अल्मुनियम के 3 होते हैं, तो Al2O3 हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर देना, बाद में मैं समझा दे रहा हूँ। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड, और अल्मुनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्मुनियम ऑक्साइड बनाएगा। ये इसके प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें देखो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मैं जो अभी पीछे पढ़ाया हूँ कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब हमारी एक टॉपिक बढ़ गई, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जो होता है यह जनरली क्या होता है, बेसिक होते हैं। जनरली जो है बेसिक नेचर में होता है, मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर में होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, और ये क्या बनाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे प्लस कर दो, देखो अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको इरेज करता हूँ। देखो अगर इसको ऐसे लिखें कि कुछ जो है मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेस के, या तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है।
क्या बनाने के लिए, साल्ट बनाने के लिए प्लस वाटर बनाने के लिए, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो ये प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। कोई पूछेगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो ऐसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे और क्या बना है, सॉल्ट और वाटर, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, एसिड मतलब HCl एसिड है, इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, Zn के साथ Cl आ जाएगा, तो आपका ZnCl2 हो जाएगा, क्लोरीन पे एक होता है और जिंक पे 2 तो S हो जाएगा, फिर प्लस ये वाटर बना देगा। और देखो ये जिंक ऑक्साइड को मैं एसिड के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड को जब मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँगा NaOH, NaOH क्या है, बेस, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा, देखो Na ये ZNO के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा NaZNO, यहाँ पे Na2ZNO2 हो जाएगा और प्लस क्या होगा, वाटर होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कि जब मेटल ऑक्साइड को मैं एसिड के साथ रिएक्ट किया और मेटल ऑक्साइड को जब मैं बेस के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या बना रहे हैं, ये साल्ट और वाटर दोनों के केस में बना रहे हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। देखो एसिड कैसे जानेंगे कि एसिड है, ऐसे जब हाइड्रोजन ह्यूमस हो तो इसमें एसिड होता है, जब OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल नहीं, बेस होते हैं। ये एसिड, जब हाइड्रोजन के आयन होंगे तो एसिड और OH के आयन होंगे तो बेस होते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो आप ले सकते हैं, अल्मोनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, पानी बनाएगा। आप इसको बैलेंस कर देना। फिर देखो जब Al2O3 अल्मोनियम ऑक्साइड को आप रिएक्ट कराएंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से, तो ये क्या बनाएगा, Na, फिर AlO3 फिर नहीं AlO2 होगा, AlO2 और प्लस आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोजन वाटर बनाएगा। ये होता है एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल। इसको बैलेंस कर देना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें देखो मैं स्टार्ट करने से पहले 2-3 टॉपिक आपको बता दूं कि ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब पीरियोडिक टेबल तो आपके सिलेबस में कट हो गया, लेकिन पीरियोडिक टेबल में देखो ग्रुप होते हैं और पीरियड्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, पीरियड की संख्या कितनी होती है, 7, और ऊपर से काउंट करोगे तो ये आपके ग्रुप होते हैं, ग्रुप 18 होता है। ऐसे काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करोगे तो ये कहाँ तक आएगा, ये आपका 18 नंबर तक आएगा। ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। आप देखोगे कि जो पहला ये ग्रुप है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन में 1 हो गया, लिथियम का 3 है तो 3 एटॉमिक नंबर है, मतलब 2 और 1 हो गया, लास्ट में क्या हो गया, 1 हो गया। सोडियम में 11 होता है तो 2 8 और 1 लास्ट में 1 हो गया। तो जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल। मैं बस यही समझाने के लाया, जो पहला जो ये आपका ग्रुप होता है, पहला ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं। जो दूसरा ग्रुप का होता है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। इसकी बार बार इसमें टर्म आएगा। तो देखो ये हो गया। देखो इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जो मैं आपको पढ़ाया हूं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बोल सकते हो या फिर एयर के साथ, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, या फिर मेटल या एयर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताया। अब देखो नोट में आपका ये है कि जब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को डिजॉल्व करते हैं, देखो जब हम सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करते हैं, किसमें, वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनाता है,
ये प्रोड्यूस करता है अल्कली। क्या बनाता है? अल्कली। पीछे में आपको दिखाया ना, अल्कली किसे बोलते हैं? जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, उसे अल्कली मेटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्कली है तो थोड़ा उससे कंफ्यूज मत होना। अल्कली किसे बोलते हैं? अल्कली हम बोलते हैं कि ऐसे बेस होते हैं जो कि पानी में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। वाटर में डिजॉल्व होने वाले बेस को क्या बोलते हो? अल्कली बोलोगे। तो यहाँ पे देखो, सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ डिजॉल्व हो जा रहा है तो अल्कली हो जाएगा। इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड क्या है? अल्कली है, क्योंकि ये बेस हैं जो कि पानी में डिजॉल्व हो जा रहे हैं। देखो कैसे इसका रिएक्शन देखो कैसे होगा। इसमें अगर मैं इसमें रिएक्शन लिखूँ तो देखो, जैसे सोडियम ऑक्साइड को Na2O लिखोगे, Na2O को जब पानी में डालोगे तो ये आपका क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा। फिर K2O पोटेशियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट कराओगे वाटर से H2O से तो ये आपका बनाएगा KOH। जो यहाँ पे आपका बेस आ रहा है, जो ये बेस बन रहा है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। यही जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। डिजॉल्व होने के बाद ये आ रहा है ना, तो ये यही जो क्या है, ये आपके अल्कली हैं। अल्कली क्या होता है? ऐसा बेस जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट देखो एक्सेप्शन में एक और है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसे हम पानी में रख नहीं सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। इनको अगर आप पानी में रखोगे तो ये ब्लास्ट कर देते हैं। सोडियम और पोटेशियम को आप पानी में रख नहीं सकते हो, इसको रखने पे ये ब्लास्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इसीलिए सोडियम और पेट्रोलियम को हम किरोसिन ऑयल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? किरोसिन ऑयल। किरासन के तेल में, किरोसिन के तेल में हम किसको रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं। इसको पानी में रखने पे ब्लास्ट कर देता है। नेक्स्ट देखो, एनोडाइजिंग किसे कहते हैं? एनोडाइजिंग जो है, अगर आप किसी भी मेटल पे उसके ऊपर अगर आप अल्मुनियम की लेयर चढ़ा दो, Al अल्मुनियम की लेयर चढ़ा दो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। जैसे आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? जब किसी भी मेटल पे आप जिंक की लेयर चढ़ा दोगे तो उसे एनोडाइजिंग कहते हैं। वैसे ही किसी भी मेटल पे जब अल्मुनियम Al अल्मुनियम की लेयर चढ़ा दोगे, किसी भी मेटल पे अल्मुनियम की लेयर चढ़ा दोगे तो उस प्रॉपर्टी को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। मतलब जैसे मेटल है, कोई भी मेटल हम लेंगे, जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। अब देखो, पानी तीन तरह के होते हैं। पानी में आपका आ जाएगा ठंडा पानी। जब मेटल को ठंडा पानी से रिएक्ट कराएंगे, जब मेटल को हम गर्म पानी से रिएक्ट कराएंगे हॉट वाटर, और मेटल को जब भाप से स्टीम से कराएंगे तो तीन अलग अलग इसके कंडीशन होंगे। तो देखो, जब मेटल में एग्जांपल ले रहा हूँ, पोटेशियम को जब आप इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा? पीछे क्या था? जब मेटल को आप रिएक्ट कराओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, तो मेटल हाइड्रोक्साइड में KOH मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया, प्लस यहाँ पे हीट भी निकलेगी क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है। पोटेशियम और सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है, तो सोडियम को भी जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड, मतलब NaOH बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या होगी? हीट रिलीज होगी। ऐसे ही सेम देखोगे तो जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें CaOH2 बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। यहाँ पे हीट नहीं रिलीज होगी क्योंकि ये पोटेशियम और सोडियम की तरह हाईली रिएक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप इसको पानी में रखोगे तो जो कैल्शियम जो है ये ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा, पानी में ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है
ये पानी में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ये क्या होती है, कैल्शियम के नीचे के सरफेस पे चिपक जाती है। चिपकने की वजह से कैल्शियम जो है फ्लोट करता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कैल्शियम जो है जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पानी में फ्लोट क्यों करता है, मेटल होने के कारण। मेटल होने के कारण इसलिए करता है कि रिएक्शन के बाद जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वह नीचे वाले सरफेस पे क्या होती है, चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिसके वजह से ये क्या करता है, पानी पे फ्लोट करता है। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है आपका इसमें कि जब मेटल को कोल्ड वाटर देख लीजिए, जब मेटल को हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। देखो, जब मेटल को आप हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे मैग्नीशियम को जब पानी के साथ रिएक्ट कराओगे H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड होता था, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो MgOH2 हो गया। मैग्नीशियम के पास 2 होता है, यहाँ चला गया, और हाइड्रोक्साइड के पास 1 होता है तो यहाँ आ गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे ये नॉर्मली बनेगा। फिर देखो पीछे क्या आता है, पीछे आपका सोडियम पोटेशियम के साथ हीट निकल रहा है, कैल्शियम के साथ स्टिक हो जा रहा है तो ऊपर चिपक रहा है कोल्ड वाटर में। वही हॉट वाटर में मैग्नीशियम क्या हो रहा है, नॉर्मल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। स्टीम भाप के साथ देखो, जब मेटल को हम रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ तो ये क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मतलब अल्मीनियम को जब वाटर के साथ करेंगे तो अल्मीनियम ऑक्साइड बनेगा, प्लस ये हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी, स्टीम जो नॉर्मल है। फिर देखो आयरन है, आयरन को जब भाप के साथ, स्टीम के साथ आप रिएक्ट कराओगे H2O, यहाँ पे आप देखो गैस के फॉर्म में हो जाएगा, गैस, स्टीम गैस के भाप जो है गैस के फॉर्म में होता है, तो ये क्या बनाएगा, Fe3O4 हो गया, प्लस ये H2 बन गया। देखो तीनों में अगर आप ध्यान से अंतर देखोगे तो क्या है, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रहा है OH, प्लस हीट रिलीज हो रही है, किस में, कोल्ड वाटर में। हॉट वाटर में क्या हो रहा है, हीट रिलीज नहीं हो रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। इसमें देखो, इसमें इसका ऑक्साइड बन रहा है, इसमें OH नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, ऑक्साइड। Al के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा और आयरन के साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, मेटल में अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जब एसिड, आप डाइल्यूट एसिड, हल्की एसिड मान लो, जैसे HCl है, एसिड देखो 2 तरह के होते हैं, एक डाइल्यूट हो गया, एक कंसनट्रेट हो गया। डाइल्यूट में क्या होता है कि एसिड कम रहता है, पानी ज़्यादा रहता है। कंसनट्रेट में एसिड ज़्यादा रहता है, पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो जब डाइल्यूट मेटल का जब रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मेटल है, जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट निकलेगा। देखो Mg है, Mg किसके साथ मिल जाएगा, Cl के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, MgCl हो जाएगा। क्लोरीन पे 1 होता है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, मैग्नीशियम का 2 है तो MgCl2 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ऐसे ही एक और इसमें एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लो अल्मीनियम है, अल्मीनियम जब रिएक्ट करेगा HCl एसिड से, जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो ऐसे ही AlCl हो गया। अब देखो अल्मीनियम पे 3 होते हैं आयन, तो यहाँ पे 3 हो गया, क्लोरीन का 1 होता है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, AlCl3 हो गया, फिर प्लस H2 हो गया। आप इसको बाद में बैलेंस कर लेना अपने हिसाब से। ये हो गया, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखो अगर मैं इसका रिकैप करूँ पीछे से आपको, तो 3 चीज़ें मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। 3 चीज़ें क्या बताया हूँ, पहला, जब मेटल एयर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर देखो मेटल एयर के साथ हो गया, फिर मेटल जब आपका वाटर के साथ बनाएगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। वाटर में 3 तरह के होते हैं, ठंडा पानी, गर्म पानी और स्टीम के साथ। फिर अभी बताया मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ पे देखिए जो कॉपर है ये फेरस सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से काम करता है। आप अभी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए यहाँ पे कॉपर, देखिए कॉपर यहाँ पे है, और आपका फेरस देखो कहाँ है। फेरस किसको बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं। तो देखो
जो आपका आयरन जो है ऊपर है, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर देगा, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखो Fe को हम आयरन बोलते हैं, फेरस चाहे आयरन बोलते हैं। तो ये देखो ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर जो है फेरस को रिप्लेस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में यह फेरस के नीचे आता है। कॉपर जो है यह लेस रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है किससे, आयरन से, इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देखिए इसमें नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो ऐसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल जो है नॉन मेटल से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। जैसे कंपाउंड जो कि फॉर्म्ड हो, कंपाउंड जो कि बने कैसे, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। इसमें सोडियम क्या है, सोडियम इसमें मेटल है, और क्लोराइड क्या है, क्लोराइड इसमें नॉन मेटल है। तो ये दोनों, ये जो कंपाउंड है NaCl, ये फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के वजह से। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम। सोडियम का जब एटॉमिक नंबर देखोगे आप, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। मतलब 2 8 1 हो गया, 2 8 10 1 11 इसका एटॉमिक नंबर हुआ। तो कभी भी जो है एलिमेंट जो है अपना आउटर मोस्ट जो है चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा रहे, तो आउटर मोस्ट सेल में चाहता है कि 8 रहे। तो यहाँ पे 1 है, 8 रहे। तो यहाँ पे 1 है, तो ये चाहेगा कि 1 मैं किसी को दे दूँ ताकि मैं स्टेबल रहूँ। तो सोडियम जो है, जो ये है, ये चाहेगा कि मैं 2 8 रहूँ, और ये चाहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ। जब कोई भी चीज़ मैं मान लो कि 10 रुपये किसी को दूंगा, तो मैं कभी भी क्या रहूँगा, पॉजिटिव में रहूँगा। वही देखो जो आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 2 8 7 2 8 7 17 हो गया। ये भी चाहेगा कि मैं कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लूँ ताकि 2 8 क्या हो जाए, 2 8 8 हो जाए। कितना हो जाए, क्लोरीन जो है ये चाहेगा कि 2 8 8 हो जाऊँ। तो देखो जब कोई भी चीज़ किसी से लेगा, अगर मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ, ऊपर के केस में मान लो कि मैं पैसा दे रहा हूँ, जब पैसा दे रहा हूँ तो पॉजिटिव में रहूँगा, और जब पैसा ले रहा हूँ तो क्लोरीन पे क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब सोडियम पे, सोडियम और क्लोरीन, देखो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। तो 2 2 4 2 6 1 7, और सोडियम पे कितने थे, 1। जब ये 1 और 7 मिल जाएंगे, 1 और 7 मिल जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8। और किसी भी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कि वो स्टेबल रहे, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट स्टेबल रहे, उसके लिए कितना चाहिए लास्ट ऑर्बिट में, 8 चाहिए। तो ऐसे NaCl फॉर्म होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मेटल से नॉन मेटल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। तो आयनिक कंपाउंड कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, कि कंपाउंड फॉर्म्ड इन मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो मेटल टू नॉन मेटल, तो उसे हम क्या कहते हैं, और उससे जब कंपाउंड फॉर्म हो तो उसे हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। एक और मैं आपसे एग्जांपल लूँ, जैसे मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो 2 8 तो हो गया, 2 8 10 तो 12, 2 8 2 हो गया। फिर ये देखो ये क्या करेगा कि लास्ट में इसके 2 है, ये चाहेगा 2 मैं किसी को दे दूँ। तो मैग्नीशियम जो है ये क्या चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन मैं किसी को दूँ। जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 8 हो जाएगा, और साथ ही में जब देगा तो इसके पास पॉजिटिव साइन हो जाएगी 2 की। वही क्लोरीन, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 8 7 होता है, मतलब 17 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 हो गया। ये चाहेगा कि मैं किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को पूरा कर लूँ, 2 8 8 हो जाऊँ, ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ 1 ले रहा है। इसका हम कैसे डॉट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो मैग्नीशियम के पास क्या है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है लास्ट ऑर्बिट में, ये देगा किसी को। क्लोरीन जो है क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 1 7, फिर 2 2 4 2 6 और 1 7।
तो जो ये क्लोरीन है आपका, जो ये आपका क्लोरीन है, ये चाहेगा, देखो ये चाहेगा कि मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ कि 8 हो जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ 8 हो जाए, और ये पूरा मिल के आपका एक कंपाउंड बना देंगे क्या, Mg, ये आपका कंपाउंड बनाएंगे MgCl2, 2 क्लोराइड मिलके और 1 मैग्नीशियम मिलके कंपाउंड बनाएंगे बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये आपको समझ में आया। अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की कुछ खासियत होती है, देखो फिजिकल नेचर, ये आपको सॉलिड में दिखेगा, जैसे साल्ट ही ले लो NaCl, ये आपको सॉलिड में दिखता है, लेकिन ये इतने स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं रहते हैं। तो आप जब इस कंपाउंड को प्रेशर लगाओगे तो ये क्या होता है, ये प्रेशर लगाने पे ये टूट जाते हैं, सॉलिड जो सॉलिड स्टेट में रहता है ये ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू पीसेस। देखो कहने का मतलब है कि जो आयनिक कंपाउंड है ये सॉलिड स्टेट में होते हैं क्योंकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके आयंस में। जैसे NaCl है, NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लेकिन ये इतने भी स्ट्रांग नहीं होते हैं। आप इस पर प्रेशर लगाएंगे तो ये सॉलिड स्टेट से टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। नेक्स्ट देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का ये क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे NaCl है तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, तो इनके आयंस को तोड़ने के लिए, इनके आयंस को ब्रेक करने के लिए ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि इसके इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या हो सके, टूट सके। सोडियम और क्लोराइड के आयनिक अट्रैक्शन टूटने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी गई। पहला क्या था, पहला इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये हार्ड होता है, लेकिन ये उतने भी हार्ड नहीं होते। ये हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि इसके आयंस का अट्रैक्शन रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, लेकिन ये इतने भी हार्ड नहीं होते हैं, ये प्रेशर लगाने पे टूट जाते हैं। दूसरा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इसकी हाई होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए इसको, इसके आयंस को ब्रेक करने के लिए। तीसरा देखो सॉल्युबिलिटी, जो आयनिक कंपाउंड है ये पानी में सॉल्युबल होता है, जैसे साल्ट है, नमक है। साल्ट जो है, साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, ये पानी में सॉल्युबल होगा, लेकिन केरोसिन ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखो इसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, जब आयंस होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आसानी से होगी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट होता है। ये 4 प्रॉपर्टी थे, फिर से रिकैप करो। फिजिकल नेचर में क्या होगा, ये सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं क्यों, क्योंकि इसके आयंस के अट्रैक्शन के द्वारा होते हैं, स्ट्रांग फोर्स ऑफ आयन का अट्रैक्शन होता है, लेकिन इस पर अगर प्रेशर डालोगे तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई क्यों होते हैं, क्योंकि इसके आयन का अट्रैक्शन रहता है और इसको तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि ये मेल्ट हो सके। सॉल्युबिलिटी देखो, ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन केरोसिन ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा, केरोसिन या पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसके में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो इसमें अब है ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल कैसे ऑकर होता है, कैसे हम मेटल को पाते हैं, उसके बारे में दिया गया है। इससे पहले 2 टॉपिक समझ लो, मिनरल और ओर में क्या अंतर होता है। देखिए आपसे कोई अगर पूछे कि मिनरल किसे कहते हैं, तो मिनरल जो होता है ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है, ऐसा एलिमेंट, स्पेलिंग देखिए, मिनरल जो है ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो कि ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो कि नेचुरली पाया जाए, कहीं भी नेचुरली पाया जाए, अर्थ क्रस्ट पे नेचुरली पाया जाए, उससे हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। जैसे कोई भी मिनरल है, ये कहीं भी अगर फ्रीली अर्थ क्रस्ट पे पाया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा,
जैसे एलिमेंट या कंपाउंड जो भी कहीं भी फ्रीली पाया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। वो हम किसी मिनरल से किसी मेटल को निकालें और वो मेटल का निकालना प्रॉफिटेबल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओर बोलते हैं, उसे हम ओर बोलते हैं। और किसे बोलते हैं, अगर किसी मिनरल से हम मेटल को निकालने और उसको निकालने में पैसा बचे, हमें पैसा बहुत ज़्यादा बचे, उसे हमें मिनरल बोलते हैं। जैसे ये सीनाबार का ओर है, किसका है, सीनाबार। सीनाबार में मरकरी पाया जाता है, ये इसका ओर है। देखो मिनरल क्या था, मिनरल था कि ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट पे कहीं भी नेचुरली पाए जाते हैं, उसे हम मिनरल बोलते हैं। जब हम मिनरल में से मेटल को निकालेंगे, प्रॉफिटेबली निकालेंगे, तो उसे हम ओर निकालेंगे, ओर कहेंगे। जैसे मान लो कि कहीं गोल्ड का मिनरल पाया जा रहा है, लेकिन गोल्ड का मिनरल जब हम उसमें से निकालेंगे, जब उसमें से वो निकालेंगे, अगर उसको निकालने में पैसा जैसे मान लो कि निकालने में उसकी मिली, निकालने के लिए कीमत लगी 100 करोड़ रुपए, निकाल के बेचने में अगर उसको 80 करोड़ ही मिल रहा है, तो ये आपका ओर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो कि अगर गोल्ड है, उसको निकालने की, ज़मीन से नीचे खोद के निकालने की अगर कॉस्ट आई 100 करोड़ रुपए, लेकिन उसको निकाल के हम बेच दे रहे हैं 150 करोड़ रुपए उसको रिफाइन करके, तो उसे हम ओर बोलेंगे। और क्या होता है, मेटल को निकालना मिनरल से प्रॉफिटेबल वे में, तो उसे हम ओर कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो ओर जो है 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे, जो मेटल होते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल होते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल होते हैं और लो रिएक्टिविटी मेटल होते हैं, उसके हम ओर को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक एक करके देखो। अगर मेटल है लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल हैं जो कि कम रिएक्टिव करें, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसको आप बेसिकली कैसे निकालोगे, बस हीट करके, गर्म करके ही आप लो रिएक्टिव को निकाल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सीनाबार, जो देखो ये सामने दिखाया गया है ना, सीनाबार जो है ये मरकरी का ओर है। देखो ये, इसमें मरकरी को Hg से डिनोट करते हैं, ये मरकरी का ओर है। जैसे मरकरी है, मरकरी का ओर जैसे सीनाबार है, इसको हम लिखते हैं HgS के रूप में। मरकरी तो Hg होता है, HgS से सीनाबार हो जाएगा। तो जैसे मरकरी का ओर है सीनाबार, तो ये देखो मरकरी सल्फाइड जो है, इसको जब हम हीट करेंगे, बस कैसे हम मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी को कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट हीट करके गरम करेंगे। तो गरम किसको करेंगे, एयर के प्रेजेंस में। एयर में क्या रहता है, ऑक्सीजन होता है। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट का साइन ये है, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें मरकरी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, HgO हो जाएगा, और प्लस सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। ये SO2 होगा। फिर देखो आपको क्या मिला, मरकरी ऑक्साइड मिल गया। तो मरकरी ऑक्साइड जो है, मरकरी ऑक्साइड को बस आप क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करने पे क्या हो गया, मरकरी अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। देखो ऐसे हम क्या किए कि इसको हम निकाल दिए। देखो मरकरी सल्फाइड था, इससे हम कैसे मरकरी को निकालेंगे, पहले ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मरकरी ऑक्साइड हो गया, मरकरी ऑक्साइड को फिर हीट कर दोगे तो मरकरी निकल गया। तो ऐसे हम ओर से क्या कर दिए, मेटल को निकाल दिए। ये लो रिएक्टिविटी वाला था। ऐसे ही आप देखो मीडियम रिएक्टिविटी वाला, तो देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं वह क्या होते हैं कि 2 तरह से जुड़े हुए रहते हैं। वो जो है 2 तरह के ऑक्साइड से जुड़े होते हैं, या तो वो कार्बोनेट ओर से जुड़े होते हैं, नहीं तो वो सल्फाइड ओर से जुड़े रहते हैं। ऐसे फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, या तो वो कार्बोनेट से जुड़े रहेंगे या तो सल्फाइड से। जब कार्बोनेट से जुड़े हुए रहेंगे तो हम उन पे कैल्किनेशन प्रोसेस लगाएंगे, C से कार्बोनेट और C से कैल्किनेशन। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। और जब सल्फाइड से जुड़े रहेंगे तो हम वहाँ पे रोस्टिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रोस्टिंग लगाएंगे। तो देखो कैल्किनेशन में क्या होता है कि हम लिमिटेड एयर में क्या करेंगे, हीट करेंगे। किसी भी चीज़ को कम एयर में क्या करेंगे, हीट करेंगे। वही रोस्टेड में हम एक्सेस एयर में हवा की मात्रा ज़्यादा हो वहाँ पे हीट करेंगे।
तो मीडियम रिएक्टिविटी दो तरह से पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट से हम क्या बोलते हैं, कैल्किनेशन, और सल्फाइड से रोस्टिंग। कैल्किनेशन में क्या होता है, कम एयर में क्या करते हैं, हीट करते हैं। रोस्टिंग में क्या करता है, हवा के ज़्यादा मात्रा में हम हीट करते हैं और इसके द्वारा हम उसका ऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्साइड को फिर हम पीछे जानते थे ना कैसे, हम ऑक्साइड से हम कैसे रिड्यूस करते हैं, हीट करके। चलो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊँ। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो कि मैं बताया कि दो तरीके से इसमें और पाए जाते हैं, या तो आपका सल्फाइड के फॉर्म में हो, जैसे ZnS है, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड के फॉर्म हो। तो जब सल्फाइड का फॉर्म होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। मैं पीछे अभी बताया कि रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में हम हवा की मात्रा में करते हैं। तो हवा, देखो हवा की मात्रा में करते हो, जब हवा में हीट करोगे तो हवा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के मात्रा में आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो Zn के साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ZnO हो जाएगा। और ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ये प्रोसेस कौन सी यूज हुई, रोस्टिंग। और देखो जो आपका मीडियम रिएक्टिविटी होती है, दो फॉर्म में होता है, या तो सल्फाइड के फॉर्म में, नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में। तो कार्बोनेट वाला भी एक लिख लो, ZnCO3, ये कार्बोनेट का फॉर्म में हुआ। कार्बोनेट के फॉर्म में आप यहाँ पे क्या करोगे, कैल्किनेशन करोगे। क्या प्रोसेस करोगे, कैल्किनेशन। कैल्किनेशन में होता है कि हम इसको क्या करते हैं, बस हीट करते हैं। रोस्टिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं यहाँ पे एयर में, और यहाँ पे कैल्किनेशन में एयर ना रहता है, मतलब एयर नहीं रहता है। फिर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा ZnO में प्लस CO2 में। आप दोनों में अगर ध्यान से देखोगे, कैल्किनेशन या फिर हम रोस्टिंग कर रहे हैं, इन दोनों प्रोसेस में, या फिर हम रोस्टिंग कर रहे हैं हवा के प्रेजेंस में या हवा के एब्सेंस में, जब हम कर रहे हैं तो दोनों में क्या फार्म हो जा रहा है, जिंक ऑक्साइड फार्म हो रहा है, मेटल का ऑक्साइड फार्म हो जा रहा है। तो मेटल के ऑक्साइड फार्म को हम कार्बन के साथ क्या कर देंगे, रिएक्ट करेंगे। जब मेटल का ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा प्लस CO हो जाएगा। तो आप देखें, हम किसी भी ओर से मेटल को बाहर निकाल दिए कि नहीं, हम जिंक को बाहर निकाल दिए। जिंक को बाहर हमको क्या करना है, ओर से मेटल को ही निकालना है। तो मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में हम ऐसे ही करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस लगाएंगे या फिर कैल्किनेशन लगाएंगे, और उसके बाद हम उसके ऑक्साइड को हम उससे अलग कर लेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट है इसमें थर्मिट रिएक्शन। देखो हम जानते हैं जैसे कि अगर कहीं रेल का ट्रैक है, अगर रेलवे की लाइन है, अगर बीच में कहीं टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं कि आयरन ऑक्साइड लेते हैं, Fe2O3। ये जो है हेमाटाइट भी बोलते हैं, ये आयरन का और होता है हेमाटाइट। देखो हम आयरन ऑक्साइड लेते हैं, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, इसको हम रिएक्ट कराते हैं अल्मुनियम के साथ। तो क्या होता है कि आयरन बाहर आ जाता है प्लस अल्मुनियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हीट जो रिलीज होती है। तो देख रहे हो आयरन यहाँ निकल गया, आयरन इसको क्या कर देता है, जोड़ देता है, और ये हीट क्या होती है, रिलीज होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। रेलवे ट्रैक के क्रैक को जोड़ने के लिए थर्मिट रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। आयरन ऑक्साइड को अल्मुनियम के साथ रिएक्ट करोगे तो आयरन निकलेगा और अल्मुनियम ऑक्साइड और हीट जो है रिलीज होगी। तो ऐसे हम इसको रेलवे ट्रैक को जोड़ते हैं, प्रोसेस जो है थर्मिट रिएक्शन होता है। देखो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में बताया आप हीट करके रिलीज कर सकते हो। मेटल ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी बताया मैं आपको, उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको वह दो तरीके से पाए जाते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर में। आप उसको क्या करते हो कि कैल्किनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस लगाते हो और फिर हीट करते हो, फिर तो वो हो जाता है, उसमें से मेटल निकल जाता है। अब इसमें लास्ट देखो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में, देखिए कुछ मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, आपका हो गया मैग्नीशियम, फिर आपका हो गया कैल्शियम। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इनको हम कैसे निकालते हैं मेटल को, ये जो अपने ओर में पाए जाते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के हिसाब से
निकालते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के हिसाब से निकालते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब क्या, पानी में हम क्या करते हैं कि इसको मोल्टेन फॉर्म में डाल देते हैं, फिर यहाँ पे आपका हो जाता है 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक आपका हो जाता है कैथोड, एक आप लगा दोगे कैथोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और एक होता है एनोड। एनोड जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड में जो है आपके यहीं पे आके आपका क्या होता है, मेटल जो है इस रॉड पे क्या होता है, वो चिपकने लगता है, और यही आप प्योर मेटल निकाल देते हो। और नीचे जो है यहाँ पे इम्प्योर मड निकल जाती है, इम्प्योर मड निकल जाती है। देखो पीछे में एक टॉपिक छोड़ दिया यहाँ पे, जैसे मेटल ऑफ जब हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में बताया, मेटल ऑफ लो मीडियम रिएक्टिविटी बताया कैसे निकालते हैं, फिर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में आपको बताया। तो देखो जब भी हम ओर से मेटल को निकालेंगे तो कुछ ना कुछ लार्ज अमाउंट में, तब लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटी भी निकलती है, लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटी गंदगी भी निकलती है, जैसे कि मिट्टी हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, एटसेट्रा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गैंग, इसे हम बोलते हैं गैंग बोलते हैं, GANGUE, गैंग्यू बोलते हैं। मतलब अगर हम ओर से मेटल को निकालेंगे तो बहुत सारे लार्ज अमाउंट में गंदगी भी निकलेगी, सैंड निकलेगा, सॉइल निकलेगा, सैंड निकलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें थर्मिट रिएक्शन था, फिर मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में क्या था, ये नीचे जो मड निकल रहा है ये भी आपका किसके फॉर्म में आएगा, गैंग के फॉर्म में आएगा। तो हाई रिएक्टिविटी को कैसे निकालोगे आप, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के हिसाब से निकालोगे, इलेक्ट्रोड और कैथोड के हेल्प से। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसे बोलते हैं ये आपको पता लगाना है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रिक के हेल्प से रिफाइन कैसे करते हैं। मान लो कि 2 स्ट्रिप हम ले लिए, मान लो कि ये गंदगी वाला इम्प्योर मेटल है, इसमें सिल्वर की मात्रा है और ये इसमें वेस्ट मटेरियल है। हमको ये स्ट्रिप ले लिए चम्मच वाली, जिस पे हमको मेटल चढ़ाना है सिल्वर प्योर। इसको हम नेगेटिव टर्मिनल पर डालेंगे और जो इम्प्योर मेटल है उसको हम पॉजिटिव में डालेंगे। बीच में मेटल साल्ट जो है आप इसमें जो है कोई भी, जैसे कॉपर इसमें सिल्वर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दो। फिर ये क्या होता है कि जब हम इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें से जो सिल्वर होता है वो क्या करता है, निकल के, और ये आयन इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, और ये इस पे मूव करके किस पे जाता है, नेगेटिव के यहाँ पे, इस पे नेगेटिव टर्मिनल पर धीरे धीरे जमना चालू हो जाता है। तो जो ये आप नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड पे जो स्ट्रिप लगी रहती है, इस पे क्या हो जाता है, आपका सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे कॉपर का लेयर होगा तो कॉपर की लेयर चढ़ जाएगी, और इस हिसाब से आप इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल पे आप क्या करते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल को आप चढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बोलते हैं। जैसे देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के हेल्प से ये कितने बेहतरीन तरीके से मेटल को, प्योर मेटल को चढ़ाया गया है। इस अंदर जो ये आपकी जो ये सॉल्यूशन है, जो ये लिक्विड है, मेटल साल्ट इसमें डाल के, और इस पे ये चढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। नेक्स्ट देखो इसमें कोरोजन किसे कहते हैं। कोरोजन अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोजन ये आपका फर्स्ट चैप्टर में भी है। कोरोजन मतलब क्या होता है, रस्ट लगना, रस्ट लगना या मूर्छा लगना बोलते हैं हिंदी में। तो उसको मतलब जो लोहे का सड़ना होता है उसे हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन के वजह से देखोगे कि लोहे का जो गेट होता है वो ब्राउन कलर का दिखने लगता है। और जो आपका देखो मेटल में अगर देखोगे कोरोजन के वजह से, कोरोजन क्यों होता है, कोरोजन आपका मेटल जो है जब वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो कोरोजन होने लगता है, रस्ट लगने लगता है। जो सिल्वर है, सिल्वर कोरोजन के वजह से किस कलर में हो जाता है, ब्लैक कलर में हो जाता है। कॉपर जो है आपका कोरोजन के वजह से कैसा हो जाता है, ये ग्रीन कलर में हो जाता है। और आयरन जो है, आयरन आपका कोरोजन के वजह से मैं ऊपर बताया ना, ये कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर में हो जाता है। आप इसके कलर को याद करना, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो इसमें हम कोरोजन को कैसे
बचा सकते हैं। कोरोजन को हम बहुत सारे तरीके से बचा सकते हैं, जैसे कि हम उस पर ऑयल लगा दें, ग्रीस लगा दें, या बहुत सारी टेक्निक होती है। हम इस चैप्टर में एनोडाइजिंग पढ़े हैं, अल्मुनियम की लेयर चढ़ाना किसी भी मेटल पे। गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? किसी भी मेटल पे जिंक के लेयर को चढ़ाने को, किसी भी मेटल पे अल्मुनियम की लेयर चढ़ाना क्या होता है? एनोडाइजिंग हो गया। किसी भी मेटल पे जिंक की लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हैं? कोरोजन को आप बचा सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं? एलॉय उसे कहते हैं जब टू आर मोर मेटल, जब टू आर मोर मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाए, या फिर मेटल और नॉन मेटल को मिलाया जाए। तो मेटल और नॉन मेटल को मिलाया जाए ताकि हम क्या बना सकें? एलॉय को बना सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल को मिलाया जाता है ताकि उस पर रस्ट ना लग सके, कोरोजन ना लग सके, उसे हम एलॉय कहते हैं। पहले आप देखे होंगे पहले मोटरसाइकिल आती थी, उसमें तिल्ली हुआ करती थी, तो उसमें जो ये तिल्ली हुआ करती थी उस पर मूर्छा लग जाता था। लेकिन अब जो मोटरसाइकिल आ रही है उस पर बस एलॉय का रहता है। एलॉय के वजह से क्या होता है कि उस पर कभी भी मूर्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बना होता है। देखो कुछ आपको एलॉय याद भी करने होंगे, जैसे जो आपका ज्वेलरी आप देखते हो, जो भी ये मम्मी लोग ज्वेलरी पहनती हैं, गोल्ड पहनती हैं गले में, हाथों में, तो गोल्ड वो कैसे बनाया जाता है? आप जानते हो कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो आपका बिस्किट के रूप में होता है, वो तुरंत ही ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन जो गले में चैन होता है वो तो टूटता नहीं है, वो तो उसको प्रेस करोगे भी, खींचोगे भी, तो वो 24 कैरेट गोल्ड का नहीं होता है, वो 22 कैरेट गोल्ड होता है। तो जो ज्वेलरी होती है उसमें क्या किया जाता है? सिल्वर या कॉपर को ऐड किया जाता है। किस में? गोल्ड में। सिल्वर या कॉपर को गोल्ड में ऐड किया जाता है ताकि वो क्या बन सके? ज्वेलरी बन सके। नहीं तो ऐसे गोल्ड कितने कैरेट का होता है? प्योर 24 कैरेट का। ऐसे 22 कैरेट का आपका गोल्ड हो गया और 2 कैरेट में इसको ऐड किया जाता है ताकि हम उस पर कुछ बना सकें। और आपका एलॉय देखोगे तो अमलगम होता है। अमलगम जो होता है ये एलॉय होता है किसका? मरकरी का। मरकरी का एलॉय को हम क्या बोलते हैं? एमलगम बोलते हैं। मरकरी का को आप सिंबल होता है Hg। फिर देखो ब्रास कैसे बनता है? ब्रास आपका बनता है कॉपर और जिंक को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रास बन जाएगा। फिर आपका ब्रोंज कैसे बनता है? इसमें देखो जंक नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता है। ब्रोंज आपका बनता है कॉपर और टीन। Sn से हम क्या डिनोट करते हैं? टीन को। फिर देखो सोल्डर कैसे बनाते हैं हम? सोल्डर आपका बनता है लेड और टीन से, Pb एंड Sn से। Pb मतलब क्या हो गया? Pb आपका लेड हो गया और Sn क्या हो गया? आपका टीन हो गया। तो ऐसे क्या करते हो आप? इसको बनाते हो एलॉय ताकि हम कोरोजन से बचा सकें। ये था आपके चैप्टर के सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।